छठी कक्षा में पढ़ते समय मेरे तरह तरह के सहपाठी थे। एक हरबंस नाम का लड़का था जिसके सब काम अनूठे हुआ करते थे। उसे जब सवाल समझ नहीं आता तो शाही की दवात उठाकर पी जाता। उसे किसी ने कह रखा था कि काली शाही पीने से अकल तेज हो जाती है। मास्टर जी गुस्सा होकर उस पर हाथ उठाते तो बेहद ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगता, मार डाला, मास्टर जी ने मार डाला। वह इतनी जोर से चिल्लाता कि आसपास के जमातों के उस्ताद बाहर निकल आते कि क्या हुआ है। मास्टर जी ठिठक कर हाथ नीचा कर लेते। यदि वह उसे पीटने लगते तो हरबंस सीधा उसे जाकर चिपट जाता और ऊंची ऊंची आवाज में कहने लगता, अब की माफ कर दो जी, आप बादशाह हो जी, आप अकबर महान हो जी, आप माई बाप हो जी, दादाजी हो जी, परदादा जी हो जी। क्लास में लड़के हंसने लगते और मास्टर जी झेप कर उसे पीटना छोड़ देते। ऐसा था वह हरबंस। हर आए दिन बाग में से मेंढक पकड़ लाता और कहता कि हाथ में मेंढक की चर्बी लगा ले तो मास्टर जी की बेत का कोई असर नहीं होता। हाथ को पता ही नहीं चलता कि बेत पड़ा है। एक दूसरा सहपाठी था, बोधराज। इससे हम सब डरते थे। वह जब चिकोटी काटता तो लगता जैसे सांप ने डस लिया है। बड़ा जालिम लड़का था। गली की नाली पर जब बर्र आकर बैठती तो नंगे हाथ से ही बर्र को पकड़कर उसका डंक निकाल देता और फिर बर्र की टांग में धागा बांधकर उसे पतंग की तरह उड़ाने की कोशिश करता। बाग में जाते तो फूल पर बैठी तितली को लपक कर पकड़ लेता और दूसरे क्षण उंगलियों के बीच मसल डालता। अगर मसलता नहीं तो फड़फड़ाती तितली में पिन खोसकर अपनी कॉपी में टाक लेता। उसके बारे में कहा जाता था कि अगर बोधराज को बिच्छू काट ले तो स्वयं बिच्छू मर जाता है। बोधराज का खून इतना कड़वा है कि उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती और उसका निशाना अचूक था। पक्षियों के घोंसलों पर तो उसकी विशेष कृपा रहती थी। पेड़ के नीचे खड़े होकर वह ऐसा निशाना बांधता कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की चौं चौं सुनाई देती और घोंसलों में से तिनके और तिगलियां टूट टूट कर हवा में छितरने लगते। या वह झट से पेड़ पर चढ़ जाता और घोंसले में से अंडे निकाल लेता। जब तक घोंसलों को तोड़ फोड़ नहीं डाले उसे चैन नहीं मिलता था। उसे कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं सूझता था जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचाया गया हो। बोधराज की मां भी उसे राक्षस कहती थी। बोधराज जेब में तरह तरह की चीजें लेकर घूमता, कभी मैना का बच्चा या कभी तरह तरह के अंडे या कांटेदार झाऊ चूहा। उससे सभी छात्र डरते थे। किसी के साथ झगड़ा हो जाता तो बोधराज सीधा उसकी छाती में टक्कर मारता या उसके हाथ पर काट लेता। स्कूल के बाद हम लोग तो अपने अपने घरों को चले जाते, पर बोधराज न जाने कहां घूमता रहता। कभी कभी वह हमें तरह तरह के किस्से सुनाता। एक दिन कहने लगा, हमारे घर में एक गोहर रहती है। जानते हो गोहर क्या होती है? नहीं तो क्या होती है गोहर? गोहर सांप जैसा एक जानवर होता है, बालिश्त भर लंबा, मगर उसके पैर होते हैं, 8 पंजे होते हैं। सांप के तो पैर नहीं होते। हम सिहर उठे। हमारे घर में सीढ़ियों के नीचे गोहर रहती है, वह बोला। जिस चीज को वह अपने पंजों से पकड़ ले वह उसे कभी नहीं छोड़ती। कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ती। हम सिहर उठे। चोर अपने पास गोहर को रखते हैं। वे दीवार फांदने के लिए गोहर का इस्तेमाल करते हैं। वे गोहर की एक टांग में रस्सी बांध देते हैं, फिर जिस दीवार को फांद रहा हो लस्सी झुलाकर दीवार की ओर फेंक देते हैं। दीवार के साथ लगते ही गोहर अपने पंजों से दीवार को पकड़ लेती है। उसका पंजा इतना मजबूत होता है कि फिर रस्सी को 10 आदमी भी मिलकर खींचें तो गोहर दीवार नहीं छोड़ती। चोर उसी रस्सी के सहारे दीवार फांद जाते हैं। फिर दीवार को तुम्हारी ये गोहर छोड़ती कैसे है? मैंने पूछा। ऊपर पहुंचकर चोर उसे थोड़ा सा दूध पिलाते हैं। दूध पीते ही गोह के पंजे ढीले पड़ जाते हैं। इसी तरह के किस्से बोधराज हमें सुनाता। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। घर नहीं था, बंगला था, मगर पुराने ढंग का और शहर के बाहर। फर्श ईंटों के, छत ऊंची ऊंची और ढलवा, कमरे बड़े बड़े, लेकिन दीवार में लगता जैसे गारा भरा हुआ है। बाहर खुली जमीन थी और पेड़ पौधे थे। घर तो अच्छा था, मगर बड़ा खाली खाली सा लगता था। शहर से दूर होने के कारण मेरा कोई दोस्त यार भी वहां पर नहीं था। तभी वहां बोधराज आने लगा। शायद उसे मालूम हो गया कि वहां शिकार अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस पुराने घर में और घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। आसपास बंदर घूमा करते थे और घर के बाहर झाड़ियों में नेवलों के 2-1 बिल भी थे। घर के पीछे का हिस्सा एक बड़ा कमरा था।
जिसमें माँ ने फालतू सामान भरकर गोदाम सा बना दिया था। यहाँ पर कबूतरों के डेरा था। दिन भर गुटरगू गुटरगू चलती रहती। वहां पर टूटे रोशनदान के पास एक मैना का भी घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंख और टूटे घोंसले के तिनके बिखरे रहते। बोधराज आता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता। एक बार मैं झाऊ चूहा लाया, जिसका काला थूथना और कटीले बाल देखते ही मैं डर गया था। माँ को मेरा बोधराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था, मगर वह जानती थी कि मैं अकेला घर में पड़ा पड़ा क्या करूंगा। माँ भी उसे राक्षस कहती थी और उसे बहुत समझाती थी कि वह गरीब जानवरों को तंग ना किया करे। एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में इतना ही मजा आता है तो उससे बोलो कि हमारे गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। चिड़ियों ने कमरों को बहुत गंदा कर रखा है। मगर माँ, तुम ही तो कहती थी कि जो घोंसला तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। मैं ये थोड़ा ही कह रही हूं कि पक्षियों को मारो। यह तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है, उन्हें मारता है। घोंसला हटाना तो दूसरी बात है। चुनांचे जब बोधराज घर पे आया तो मैं घर का चक्कर लगाकर उसे पिछवाड़ के और गोदाम में ले गया। गोदाम में ताला लगा था। हम ताला खोलकर अंदर गए। शाम हो रही थी और गोदाम के अंदर छुटपुटा सा छाया था। कमरे में पहुंचे तो मुझे लगा जैसे हम किसी जानवर की मान में पहुंच गए हों। बला की बू थी और फर्श पर बिखरे हुए पंख और पक्षियों की बीटें। सच पूछो तो मैं डर गया। मैंने सोचा यहां भी बोधराज अपना घिनौना शिकार खेलेगा। वह घोंसलों को तोड़ तोड़ कर गिराएगा, पक्षियों के पर नोचेगा, उनके अंडे तोड़ेगा, ऐसी सभी बातें करेगा जिनसे मेरा दिल दहलता था। न जाने माँ ने क्यों कह दिया कि इसे गोदाम में ले जाओ और इससे कहो कि गोदाम से घोंसले साफ कर दे। मुझे तो इसके साथ खेलने को भी मना करती थी और अब कह दिया कि घोंसले तोड़ो। मैंने बोधराज को देखा तो उसने गुलेल संभाल ली थी और बड़े चाव से छत के नीचे मैना के घोंसले की तरफ देख रहा था। गोदाम की ढलवा छतें तिकोन सा बनाती थी। 2 पल्ले ढलवा उतरते थे और नीचे एक लंबा शहतीर कमरे के आर पार डाला गया था। इसी शहतीर पर टूटे हुए रोशनदान के पास ही एक बड़ा घोंसला था, जिसमें से उभरे हुए तिनके, रुई के फाये और लटकती थिलगियां हमें नजर आ रही थी। यह मैना का घोंसला था। कबूतर अलग से दूसरी ओर शहतीर पर गुटरगू गुटरगू कर रहे थे और सारा वक्त शहतीर के ऊपर मटर कश्ती कर रहे थे। घोंसले में मैना के बच्चे हैं, बोधराज ने कहा और अपनी गुलेल साध ली। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंचें नजर आई। देखा, बोधराज कह रहा था, ये विलायती मैना है, इधर घोंसला नहीं बनाती। इनके माँ बाप जरूर अपने काफिले में छोड़ गए होंगे और यहां आकर उन्होंने घोंसला बना लिया। इनके माँ बाप कहाँ हैं? मैंने पूछा। चुग्गा लेने गए होंगे, अभी आते ही होंगे, कहते हुए बोधराज ने गुलेल उठाई। मैं उसे रोकना चाहता था कि घोंसले पर गुलेल नहीं चलाए, पर तभी बोधराज की गुलेल से फर्र की आवाज आई और उसके बाद जोर के टन की आवाज आई। गुलेल का कंकड़ घोंसले से न लगकर सीधे छत पर जा लगा था, जहां टीन की चादरें लगी थी। दोनों चोंच घोंसले के बीच कहीं गायब हो गई और फिर सख्ता सा आ गया। लग रहा था मानो मैना के बच्चे सहम कर चुप हो गए थे। तभी बोधराज ने गुलेल से एक और वार किया। अब की बार कंकड़ शहतीर में लगा। बड़ा आंकड़ा करता था। 2 निशाने चूक जाने से वह बौखला उठा। अब की बार वह थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा। जिस वक्त मैना के बच्चों ने फिर से चोंच उठाई और घोंसले के बाहर झांक कर देखने लगे, उसी समय बोधराज ने तीसरा वार किया। अब की कंकड़ घोंसले के किनारे पर लगा। 3-4 तिनके और रुई के गाले उड़े और छितरा छितरा कर फर्श की ओर आने लगे, लेकिन घोंसला गिरा नहीं। बोधराज ने फिर से गुलेल तान ली थी। तभी कमरे में एक भयानक सा साया डोल गया। हमने नजर उठाकर देखा, रोशनदान में से आने वाली रोशनी सहसा ढक गई थी। रोशनदान के सीखचे पर एक बड़ी सी चील पर फैलाए बैठी थी। हम दोनों ठिठक कर उसकी ओर देखने लगे। रोशनदान में बैठी चील भयानक सी लग रही थी। यह चील का घोंसला होगा। चील अपने घोंसले में लौटी है, मैंने कहा। नहीं, चील का घोंसला यहां कैसे हो सकता है? चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है। यह मैना का ही घोंसला है। उस वक्त घोंसले में से चौं चौं की ऊंची ऊंची आवाजें आने लगी। घोंसले में बैठी मैना के बच्चे पर फड़फड़ाने और चिल्लाने लगे। हम दोनों निश्चेत से खड़े हो गए, यह देखने के लिए कि चील अब क्या करेगी। हम दोनों टकटकी बांधे चील की ओर देखे जा रहे थे। चील रोशनदान से अंदर आ गई। उसने अपने पर समेट लिए थे और रोशनदान पर ही उतरकर गोदाम के आर पार लगे शहतीर पर उतर आई थी। वह अपना छोटा सिर हिलाती, कभी दाएं और कभी बाएं देखने लगती। मैं चुप था, बोधराज भी चुप था। न जाने क्या सोच रहा था।
घोंसले में से बराबर चौं चौं की आवाजें आ रही थी, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। मैना के बच्चे बुरी तरह डर गए थे। यह यहां रोज आती होगी, बोधराज बोला। अब मेरी समझ में आया कि क्यों फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े रहते हैं। जरूर आए दिन चील घोंसले पर झपट्टा मारती रही होगी। मांस के टुकड़े और खून सने पर इसी की चोंच से गिरते रहे होंगे। बोधराज अभी भी टकटकी मादे चील की ओर देखे जा रहा था। अब चील धीरे धीरे शहतीर पर चलती हुई घोंसले की ओर बढ़ने लगी थी और घोंसले में बैठे मैना के बच्चे पर फड़फड़ाने और चीखने लगे थे। जब से चील रोशनदान पर आकर बैठी थी, मैना के बच्चे चीखे जा रहे थे। बोधराज अब भी मूर्तिवत खड़ा चील की ओर ताके जा रहा था। मैं घबरा उठा। मैं मन में बार बार कहता, क्या फर्क पड़ता है अगर चील मैना के बच्चों को मार डालती है या बोधराज अपनी गुलेल से उन्हें मार डालता है। अगर चील नहीं आती तो इस वक्त तक बोधराज ने मैना का घोंसला नोच ही डाला होता। तभी बोधराज ने गुलेल उठाई और सीधा निशाना चील पर साध दिया। चील को मत छेड़ो, वह तुम पर झपटेगी, मैंने बोधराज से कहा। मगर बोधराज ने मेरी बात नहीं सुनी और गुलेल चला दी। चील को निशाना नहीं लगा। कंकड़ छत से टकराकर नीचे गिर पड़ा और चील ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और नीचे सर किए घूरने लगी। चलो यहां से निकल चलें, मैंने डर कर कहा। नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। उसके मुंह से यह वाक्य मुझे बड़ा अटपटा लगा। स्वयं ही घोंसला तोड़ने के लिए गुलेल उठा लाया था। बोधराज ने एक और निशाना साधा, मगर चील उस शहतीर पर से उड़ी और गोदाम के अंदर पर फैलाए तैरती हुई सी आधा चक्कर काटकर फिर से शहतीर पर जा बैठी। घोंसले में बैठे बच्चे बराबर चूं चूं किए जा रहे थे। बोधराज ने झट से गुलेल मुझे थमा दी और जेब में से 5-7 कंकड़ निकालकर मेरी हथेली पर रखे। तुम चील पर गुलेल चलाओ, चलाते जाओ, उसे बैठने नहीं देना, उसने कहा और स्वयं भागकर दीवार के पास रखी मेज पर एक टूटी हुई कुर्सी चढ़ा दी और फिर उछलकर मेज पर चढ़ गया और वहां से कुर्सी पर जा खड़ा हुआ। फिर बोधराज ने दोनों हाथों को ऊपर उठाया। जैसे तैसे अपना संतुलन बनाए हुए उसने धीरे धीरे दोनों हाथों से घोंसले को शहतीर पर से उठा लिया और धीरे धीरे कुर्सी से उतरकर मेज पर आ गया और घोंसले को थामे हुए ही छलांग लगा दी। चलो बाहर निकल चलो, उसने कहा और दरवाजे की ओर लपका। हम गोदाम में आ गए। गैराज में एक ही बड़ा दरवाजा था और दीवार में छोटा सा एक झरोखा। यहां भी गैराज के आसपास लकड़ी का एक शहतीर लगा था। यहां पर चील नहीं पहुंच सकती, बोधराज ने कहा और इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर में घोंसले में बैठे मैना के बच्चे चुप हो गए। बोधराज बक्से पर चढ़कर मैना के घर घोंसले में झांकने लगा। मैंने सोचा अभी हाथ बढ़ाकर दोनों बच्चों को एक साथ उठा लेगा, जैसा वह अक्सर किया करता था। फिर भले ही उन्हें जेब में डालकर घूमता फिरे, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह देर तक घोंसले के अंदर झांकता रहा और फिर बोला, थोड़ा पानी ले आओ, इन्हें प्यास लगी है, इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डालेंगे। मैं बाहर गया और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले आया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच ऊपर उठाए हाँफ रहे थे। बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला और बच्चों को छूने से मुझे मना कर दिया, ना ही स्वयं उन्हें छुआ। इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुंचेंगे, मैंने पूछा। वे इस झरोखे से आ जाएंगे, वे अपने आप इन्हें ढूंढ निकालेंगे। हम देर तक गैराज में बैठे रहे। बोधराज देर तक मंसूबे बनाता रहा कि वह कैसे रोशनदान को बंद कर देगा ताकि चील कभी गोदाम के अंदर ना आ सके। उस शाम वह चील की ही बातें करता रहा। दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो न तो उसके हाथ में गुलेल थी और न जेब में कंकड़, बल्कि जेब में बहुत सा चुग्गा लाया था और हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा डालते और उनकी करतब देखते रहे।